नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। हमेशा की तरह नई श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। ये मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास का 45वां भाग है, 45th लेक्चर है। और इसमें भी हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलनों को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि तमाम सारे हिंदू रिफॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी और लास्ट में मैंने विवेकानंद जी के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया था। आज इसी क्रम को थोड़ा और आगे लेकर के चलेंगे। एक धार्मिक रिफॉर्म है जो कि हिंदूज में ही है। बेसिकली अगर देखा जाए, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये हिंदू रिफॉर्म हमको देखने को मिलता है, लेकिन एक विदेशी संस्था के द्वारा हमको देखने को मिलेगा। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जिनमें आज हम पारसी धर्म में जो रिफॉर्म्स हुए वो और सिख धर्म में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक बड़ा कह सकते हैं कि रिफॉर्म का फेज हमको मुस्लिम सुधार में भी देखने को मिलता है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे यदि समय बचेगा, अन्यथा फिर उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर का PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके मिल जाएगा। आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में वीरत दुबे 01 नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीरत दुबे 01 नाम से हमें कहीं पर भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया में, तो आप हमसे जुड़ सकेंगे। आज हम धार्मिक सुधार आंदोलनों में या सुधार आंदोलनों में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ने वाले हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसोफिकल सोसाइटी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पारसी और सिख सुधार आंदोलन जो हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक का विषय रहेगा। मुख्य तौर से अगर हम देखें, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि 22 अप्रैल से चौथा बैच शुरू हो रहा है। ये बैच शाम को 6 बजे शुरू होगा और इस बैच में एडमिशन अभी भी ओपन है। आप एडमिशन लेते समय न्यूनतम शुल्क पाने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल, जहां पर कूपन के बारे में लिखा होगा, वहां पर करेंगे और तब आपको ये बैच 18,999 में पड़ जाएगा, अथवा आपको ये 30,500 से लेकर के 20,000 के आसपास तक पड़ सकता है। तो न्यूनतम पाने के लिए 18,999 में पाने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि यहां पर हम धार्मिक सुधार आंदोलनों में आज हम पढ़ने वाले हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में? थियोसोफिकल सोसाइटी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसी पर चर्चा होगी। ठीक है, देखिए, अगर हम थियोसोफिस्ट की बात करें तो हिंदू और हिंदू धर्म की तरह जो दूसरे धर्म थे उस समय, जैसे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों में समय के साथ धीरे धीरे तमाम सारी रूढ़िवादिता और इनमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी शुरू हो गई। लेकिन इस धर्म के बिलीवर्स जो हैं, इस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी पाए जाते थे। विदेशी धरती पर प्राचीन हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होकर उसके आध्यात्म को, उसके चिंतन को समझ करके उसको अपनाने वाले लोगों के द्वारा एक, कह सकते हैं, रिफॉर्म शुरू किया गया, जिसे थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर इसकी शुरुआत जो है वो 1875 में करी गई, 1875 में। 1875 में इसकी शुरुआत की गई और शुरुआत जिन्होंने करी वो एक जर्मन रूसी रक्त की एक महिला थी, जिनका नाम था मैडम HP ब्लात्स्की। मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, मैडम ब्लात्स्की ये इसकी फाउंडर मेंबर के रूप में जानी जाती हैं 1875 में। और उस समय इन्होंने इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया था। न्यूयॉर्क।
ये तो हुई शुरुआत की बात कि शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई है, किसने करी है, कहां से करी है। उसके कुछ ही समय पश्चात इनसे और इनके विचार से सहमत होकर के एक व्यक्ति और इस संस्था के साथ जुड़े, जिनका नाम था HS अलकाट। ठीक है, इनका नाम क्या था? HS अलकाट। मिस्टर HS अलकाट जो थे ये कर्नल थे, तो आप इन्हें कर्नल अलकाट के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी सेना में कर्नल हुआ करते थे। तो ये कर्नल अलकाट जो हैं वो भी मैडम ब्लात्स्की के साथ में इस संस्था के साथ जुड़ गए। और फिर इन्हीं लोगों के प्रयास से 1879 में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से हटा करके 1879 में इसका जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर को न्यूयॉर्क से बॉम्बे शिफ्ट किया गया, बंबई। यानी कि ये फिर जो है कहां आए? भारत आए। और फिर कुछ ही समय पश्चात यानी कि 1882 में इसे बंबई से शिफ्ट करके, ठीक है, 1882 में बंबई से शिफ्ट करके इसे जो है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास में स्टैब्लिश किया गया। कहां पर स्टैब्लिश किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है इसका बना, कहां पर बना? मद्रास के पास, मद्रास के समीप अड्यार में, अड्यार। ठीक है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर जो है फाइनली बनाया गया। तो इंडिया में इसका बेस जो है वो अड्यार में स्टैब्लिश हुआ। हालांकि इसके बाद इसकी कई सारी ब्रांचेस भारत के दूसरे शहरों में भी स्टैब्लिश की गई, जिसमें बेंगलोर, बंबई, सूरत और लुधियाना, ये सारे स्थान भी आपको याद रखने चाहिए। तो मैंने आपको पूरे इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बता दिया। बंबई में तो पहले भी थी, ठीक है, बेंगलोर या लौर कैसे भी करके लिख सकते हैं, लुधियाना और सूरत आदि में इसको जो है इसकी दूसरी क्या खोली गई? शाखाएं खोली गई। तो मैंने आपको यहां पर यह बताया कि किस प्रकार से चीजें स्टैब्लिश हुई और किस प्रकार से इसका हेडक्वार्टर भारत में और भारत के दूसरी जगहों पर इसके जो दूसरी ब्रांचेस थी उनको ओपन किया गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये जो थियोसोफिस्ट हैं या थियोसोफिकल सोसाइटी के जो लोग हैं इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है थियोसोफिकल, जैसे ब्रह्म समाज तो उसको ब्रह्म सोसाइटी कह सकते हैं, उसी तरीके से थियोसोफिकल सोसाइटी या थियोसोफिकल समाज कह सकते हैं। इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो अनुयायी हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं या ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर बिलीव करते हैं और उसके लिए वो आध्यात्मिक हर्षोन्माद यानी कि स्पिरिचुअल स्कासिटी जो है और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन जो है उसके द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक हर्षोन्माद, ध्यान रखना है, आध्यात्मिक हर्षोन्माद। आध्यात्मिक हर्षोन्माद का मतलब आध्यात्म से जुड़ करके उसके तत्व को समझ करके ईश्वर को समझना, और अंतर्ज्ञान से, ठीक है, और अंतर्ज्ञान इनके माध्यम से वे ईश्वरीय तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का क्या करते हैं? प्रयास। तो हमें यह समझ में आ गया कि थियोसोफिस्ट जो हैं ये ईश्वर पर बिलीव करते हैं, पहली चीज, आध्यात्म पे बिलीव करते हैं, इनका विश्वास जो है वो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक ब्रदरहुड जो है, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड जो है, भ्रातृभाव, उसमें ये बिलीव करते हैं। इनका मतलब ये है कि धार्मिक रूप से हम एक दूसरे के साथ ईश्वर से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली अब ये बिलीव इनके अंदर डेवलप किस जगह से होता है या कैसे होता है या किससे होता है, या इन सब चीजों के सोर्सेज क्या हैं, इसके सबके स्रोत क्या हैं,
अगर हम इनके इस ज्ञान के स्रोत की बात करें तो ये जो प्राचीन सांख्य है, प्राचीन जो सांख्य है, वेद जो हैं और जो वेदांत हैं, वेदांत जिनको आप उपनिषद कह सकते हैं, उपनिषद, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग, इनके ऊपर इनका बिलीव रहता है। ये इस स्रोत हैं ये इनके दर्शन के, इसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और अब एक चीज और यहां ध्यान रखनी है कि ये लोग जो इन चीजों पर बिलीव कर रहे हैं ये इंडियंस नहीं हैं, ये फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, पाश्चात्य हैं, पश्चिमी देशों के हैं। और पश्चिमी ये जो विद्वान हैं ये भारतीय संस्कृति और उसके विचारों से अभिप्रेरित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं उससे। इनको हम लोग थियोसोफिस्ट बोल रहे हैं। तो थियोसोफिस्टों का जो हिंदू धर्म में बिलीव है, हिंदू धर्म के कुछ रूढ़िवादी बिलीव भी हैं और उनके ऊपर भी ये बिलीव करते हैं, जिनमें एक है पुनर्जन्म, ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और पुनर्जन्म के साथ साथ कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, कर्मवाद पर विश्वास। ठीक है, तो आप समझेंगे कि ये जैसे जैसे भारतीय हिंदू हैं, भारतीय प्राच्य हिंदू जो हैं, उसी तरीके से ये भी प्राच्य रिलीजन पर बिलीव करने वाले विदेशी हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं। तो ये तो मैंने इनके बिलीफ्स के बारे में आपको बताया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहां पर कुछ नाम गिनाए थे, जिनमें एक नाम मैंने मैडम ब्लात्स्की का और दूसरा नाम मैंने कर्नल अलकाट का आपको गिनाया। इस थियोसोफिकल सोसाइटी में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक और महत्वपूर्ण नाम आता है, जो कि हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये आयरिश मूल की महिला हैं, आयरिश मूल की महिला थी, यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह भी विदेशी हैं और भारतीय धर्म से प्रेरित हैं। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से इंग्लैंड में जुड़ी थी, इंग्लैंड में। अब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी, आपने अमेरिका में देखा, अभी देख रहे हैं आप कि इंग्लैंड में इन्होंने इनसे जो है सदस्यता ग्रहण की है। और जब इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है तब तकरीबन 1889 की बात है ये, जब इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया है, जब इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी को थियोसोफिकल सोसाइटी को औपचारिक रूप से जुड़ी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से औपचारिक रूप में कब जुड़ रही हैं? 1889 में ये जुड़ी हैं श्रीमती एनी बेसेंट जी। और 1893 में जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया, जिसमें विवेकानंद जी जो हैं वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे शिकागो में, तो ये भी जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। 1893 का जो शिकागो सम्मेलन हुआ था वहां पर। अगर हम थोड़ी बात जो है एनी बेसेंट के प्रारंभिक दिनों की करें तो श्रीमती एनी बेसेंट शुरुआत में या मौलिक रूप से या जन्म से ईसाई धर्म की हैं और इनके पति जो है वो एक पादरी थे। लेकिन धीरे धीरे करके इनको, बाय द वे, ईसाई जो मत है उसमें विश्वास नहीं रह गया। इनका जो मन है वो ईसाइयत से जो है उठ गया, और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना कि इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया, या इनका अपने पति से तलाक हो गया। और फिर ये 1882 में अगर हम देखें तो थियोसोफिस्ट जो लोग हैं उनके संपर्क में आई, और फिर मैंने बताया कि फाइनली 1889 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी का औपचारिक रूप से उनसे जुड़ गई। आगे चल करके 1891 में मैडम ब्लात्स्की की मृत्यु हो गई। 1891 में
मैडम ब्लावात्स्की की मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसी समय ये भारत आई, इसी समय ये भारत आई। ठीक है, कौन? एनी बेसेंट जी। मैंने आपको बताया कि पहले से ही ये इस विचार में, ये जो थियोसोफिस्ट के विचार हैं उनसे जुड़ी हुई थी 1882 से ही। 1889 में इन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को अपना लिया। और चूंकि ये इनका बिलीव जो है वो ईसाई धर्म से हट चुका था और भारत का जो प्राच्यवाद है उसके ऊपर डिपेंड होने लगी थी, तो इसलिए इनको अपने शुरुआती समय में अपने पति से अलग भी होना पड़ा। और फाइनली जो है ये भारत की ओर, जब क्योंकि भारत में तब तक इस्टेब्लिश हो चुका है, आपने बताया कि 1882 में, आप देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है इसका मुख्यालय बंबई में 1882 में, और फिर आपने देखा कि अड्यार में बंबई से ट्रांसफर कर दिया गया। बंबई में 1879 में बनाया गया था। तो 1882 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है मद्रास में, इसको शिफ्ट कर दिया गया और कुछ उसी समय ये जो है यहां पर थियोसोफिस्ट के साथ मिली हैं। फाइनली 1889 में इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में यह भी कहा जाता है कि क्योंकि उनका मोह जो है वो ईसाई धर्म से भंग हो गया, तो इसके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय विचार जो हैं, उससे काफी ज्यादा परिचित थी। भारतीय विचार से, भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा परिचित थी। और इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन भी किया। तो इनके भगवत गीता के ट्रांसलेशन से या अनुवाद से हमको ये समझ में आता है या मालूम होता है कि इनको वेदांत के ऊपर जो है काफी विश्वास था। तो एनी बेसेंट जो है इनको वेदांत पर विश्वास है, वेदांत पर अधिक विश्वास करती हैं, ये अधिक विश्वास है। और आगे चल करके इन्होंने हिंदुज्म जो है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया। इनका जो बिलीव है वो, उसको हम कह सकते हैं कि जो अलौकिकवाद है और आध्यात्मिकता है, दोनों को जोड़ता है। जबकि हम मैडम ब्लावात्स्की की अगर हम बात करें तो वो अलौकिकवाद पर, ऑकल्ट जो है उस पर ज्यादा उनका फोकस्ड है ज्ञान। आध्यात्मिकता पर, स्पिरिचुअलिज्म पर उनका विश्वास थोड़ा सा कम है। लेकिन इनको जो है दोनों का एक ब्रिज माना जाता है। एनी बेसेंट जी को दोनों का ब्रिज मानते हैं। तो प्रकृति और आध्यात्म दोनों को जोड़ करके देखती हैं। फिर धीरे धीरे क्योंकि इस तरीके का इनका बिलीव था, तो ये पूरी तरीके से हिंदू धर्म को इन्होंने क्या कर लिया, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो जब हिंदू धर्म को स्वीकार किया तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल रिलीजन जो है वो चेंज हुआ, वो पूरी तरीके से हिंदू बन गई। ना केवल विचारों से, बल्कि उन्होंने हिंदू जैसे वस्त्र पहनने शुरू किए, भोजन करना शुरू किया, उनका मेल मिलाप, उनका व्यवहार, सामाजिक क्रियाकलाप, शिष्टाचार, ये सब हिंदुओं की तरह हो गया। तो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि हिंदू बन गई। अच्छा, इनको लेकर के किरवंती भी रहती है, श्रीमती एनी बेसेंट को लेकर के कुछ लोगों का यह मानना है, क्योंकि पुनर्जन्म में थियोसोफिकल बिलीव करते हैं, थियोसोफिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं। हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में एनी बेसेंट जो थी वो एक विशुद्ध ब्राह्मण थी और हिंदू धर्म में बिलीव करने वाली, कह सकते हैं कि एक अच्छी हिंदू धर्म की बिलीवर्स में से एक थी। और यही कारण है कि इस जन्म में उनको हिंदू अध्यात्म बड़ी आसानी से समझ में आ गया, जबकि एक वेस्टर्न व्यक्ति को इतनी आसानी से संस्कृत भाषा और क्लिष्ट परिष्कृत भाषा में लिखे गए ये जो वेद ग्रंथ हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकते थे जितनी आसानी से इनको आते थे। बहरहाल समय बीता और 1907 में, 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई। किसकी अध्यक्षा बन गई? थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई
अध्यक्षा बनी, क्योंकि इसी समय आप देखेंगे तो जो कर्नल अलकाट थे उनकी भी डेथ हो गई 1891 में। जब इनकी डेथ हुई मैडम ब्लात्स्की की, तो उसके बाद कर्नल अलकाट जो है इसके कार्यक्रम को संभाल रहे थे ठीक तरीके से, और जब उनकी भी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है अच्छी तरीके से अध्यक्षता किसने करी है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा फेमफुल हो जाती है, बहुत ज्यादा इसको नाम मिलता है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो तेजी से लोगों को प्रेरित करते हैं। एक तो ये पाश्चात्य हैं और दूसरा हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करती हैं, यहां के लोगों से ज्यादा यहां के धर्म को समझती हैं। तो इसका असर जो है गंभीर रूप से खासकर से शिक्षित हिंदुओं पर बहुत तेजी से पड़ा और इनकी बात को वो आसानी से मानने लगे। आगे चल करके जो इस सोसाइटी की जो विचारधारा है उसको वेद विज्ञान के रूप में इन्होंने प्रेरित किया। धर्म, दर्शन, रहस्यवाद, इस सब के अद्भुत जो मिश्रण है, इस अद्भुत मिश्रण के बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। और जो दार्शनिक सिद्धांत है जो कि मूलतः हिंदू धर्म से और कुछ बौद्ध धर्म से ग्रहण किए जाते हैं, उसको ग्रहण करके यहां के लोगों को साथ ही साथ विदेश के लोगों को उसको समझाने में सहायता जो है वो प्रदान की। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो ये इनका जो बिलीव है वो ईश्वर की एकता पर है, ईश्वर की एकता पर इनका बिलीव है, यानी कि एक ईश्वर के ऊपर बिलीव है, आप ऐसे कह सकते हैं। विश्व बंधुत्व का जो ज्ञान हिंदू धर्म देता है, विश्व बंधुत्व जो है उसके ऊपर इन्होंने बिलीव किया है। आत्मा पर इनको आस्था है, आत्मा जो है वो होती है और रीबर्थ होता है, इसके ऊपर इनका बिलीव है। तो हम इसको कह सकते हैं आत्मा की अमरता पर इनको विश्वास है। इसको आप पुनर्जन्म के तौर पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत जो प्राच्य हिंदू का जो कर्म सिद्धांत है उस पर भी इनका विश्वास है। तो ये इन फील्ड्स में विश्वास करती हैं हिंदू धर्म में, अगर हम देखें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चल करके 1898 में इसी दिशा में ठीक तरह से कार्य करने के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जिसको कहा गया सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो बनारस में स्टैब्लिश किया 1898 में। कब स्टैब्लिश किया? 1898 में बनारस में, जिसे आप आज वाराणसी कहते हैं। कुछ समय बाद यही सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है ये बन गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, यानी स्कूल से क्या हो गया, ये कॉलेज हो गया। और फिर कुछ समय पश्चात 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना जरूर होगा। 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बना दिया गया। तो इसी को हम लोग अब वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के नाम से जानते हैं। तो ये वही BHU है जिसको एस्टैब्लिश किया था सेंट्रल हिंदू स्कूल के तौर पर श्रीमती एनी बेसेंट ने। हिंदू धर्म के साथ साथ प्राच्य जो सभ्यता है उसको मिक्स करके, पाश्चात्य सभ्यता जो है उसका ज्ञान मिक्स करके रिफॉर्म्ड वे में लोगों को चीजों को समझाना, ये इसका मुख्य काम था। और इसी चीज को धीरे धीरे आगे जो है BHU के रूप में एस्टैब्लिश किया गया।
इतना ही नहीं, क्योंकि ये आयरलैंड की थी तो आयरलैंड में एक आंदोलन चलाया गया था। आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर, होम रूल लीग के तर्ज पर भारत में होम रूल लीग स्थापित किया, है ना। भारत में भी होम रूल लीग स्थापित किया, लेकिन इसके बारे में हम यहां नहीं बताएंगे। होम रूल लीग के बारे में हम लोग तब पढ़ रहे होंगे जब स्वदेशी आंदोलन वगैरह चल रहे होंगे 1916 के समय में, तब हम इसको जो है डिस्कशन करेंगे। भारत में स्वाधीनता जो आंदोलन चल रहे होंगे उस समय इसकी चर्चा फिर से होगी, तिलक और बेसेंट के होम रूल्स के बारे में, तब यहां पर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि हिंदू रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि ये भी एक आंदोलन इन्होंने चलाया था, जिसके आधार पर भारत में स्वराज आंदोलन भी चला। तो इसको भी आप जो है मतलब रिफॉर्म का एक फील्ड ऑफ रिफॉर्म मान सकते हैं, क्षेत्र मान सकते हैं सुधार का, जो एनी बेसेंट जी ने किया है। इसके अलावा कुछ सामाजिक सुधार के कार्य भी श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा किए गए, जिसमें स्त्री शिक्षा। अगर हम सामाजिक सुधार की बात करें, सामाजिक, ये तो धार्मिक सुधार हो गए, सामाजिक सुधार की अगर हम बात करें तो सामाजिक सुधार में भी उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें स्त्री शिक्षा पर बल देना, स्त्री शिक्षा पर बल, ठीक है, इन्होंने दिया है। इसके अलावा जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत, जात पात, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो है भेदभाव, जिसको जाति के आधार पर भेदभाव जो है उसका इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा बाल विवाह आदि का इन्होंने क्या किया, आदि का विरोध किया है, ठीक है। तो ये भी एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर देखा सकता है। तो इनसे हमें ये क्लियर हुआ कि क्योंकि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड हैं और क्योंकि एनी बेसेंट सोशल रिफॉर्म्स का भी काम करती हैं, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो भी धार्मिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार के कार्यों से भी जुड़ी थी। विभिन्न धर्मों को मजबूत करने वाली जो संस्कृति है उसकी वकालत इन्होंने करी है, और शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की जो प्राचीन समृद्ध विरासत है उससे अवगत कराया है। तो ये सब होने के बावजूद हम देख सकते हैं कि मतलब ये सब जो चीजें हुई हैं, इससे हमको क्लियरली ऐसा पता चलता है कि विदेशी होने के बावजूद भी, एक विदेशी विचारधारा से जन्म लेने के पश्चात भी भारतीय विचारधारा के प्रति काफी ज्यादा समर्पित है ये संस्थान और इसके लोग। और इस चीज को लेकर के यहां के लोगों को काफी गर्व भी महसूस कराती है संस्था कि हम देखिए विदेशी होकर के आपके इतने अच्छा रिलीजन है कि उसमें हम बिलीव करते हैं। तो ये गर्व का विषय भी रहा। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सारे जो इसके अर्थपूर्ण उद्देश्य हैं और जो भी इसके सराहनीय प्रयास हैं, इन सब के बाद भी अगर हम देखें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम या कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया गया जो एक विशेष कह सकते हैं जो हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता थी उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार कर पाता। तो कोई जोरदार प्रहार करता हुआ ये थियोसोफिकल सोसाइटी नहीं दिखता है, लेकिन हां उन लोगों की बुद्धि को थोड़ा सा ठनका जरूर देता है कि यार हम अपने ही धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, और ये देखिए ये पाश्चात्य सभ्यता से होने के बावजूद भी हमारे धर्म को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और न सिर्फ समझते हैं बल्कि प्रचार भी करते हैं। ये जरूर एक फर्क पड़ा। हिंदू धर्म की जो समृद्ध विरासत है उसको लोगों को उससे अवगत कराया है। प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की जो महत्वता है उसको इस सोसाइटी ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। लोगों के मन में इस माध्यम से एक राष्ट्रीय भावना जगती है। भारतीयों को परंपरागत रीति रिवाजों और दर्शन से बांधे रखती है इनकी ये भावना। तो बेसिकली
थियोसोफिस्ट जो हैं वो क्या हैं और उनके आंदोलन क्या हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है, अब समय है दूसरी चीजों के ऊपर भी गौर करने का। तो दूसरी चीजों में दूसरे सुधार आंदोलन हैं, जिसमें से एक नाम हम ले सकते हैं सिख सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सिख सुधार आंदोलन। अब जब सिख सुधार आंदोलनों के बारे में जानेंगे तो आप सोचिए, सभी धर्मों को एक साथ याद करिए, हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से शुरू करिए और सोचिए कि रिलीजन जो है अस्तित्व में कब आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सिख धर्म जो है वो, अगर हम हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन या फिर दूसरे रिलीजन्स जो हैं, जैन, बौद्ध, इन सब से अगर इसकी तुलना करें तो हमें देखने को मिलता है कि संसार के सबसे नवीनतम धर्मों में से एक है, या फिर संसार का सबसे नवीनतम धर्म भी अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और इस धर्म की जो प्रेरणा का स्रोत है, इनकी जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? आप सब लोगों को मालूम है, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जी के गुरु के इस ज्ञान से जो इन्होंने दिया है, उसके अलावा जो सिख धर्म में दूसरे गुरु हैं उनके ज्ञानों से अभिप्रेरित है। लेकिन अब देखिए, सिख धर्म के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि सिख धर्म के बारे में आपको नहीं प्रीच करने जा रहा हूं मैं। सिख धर्म के बारे में आप जो है मध्यकालीन भारत में जो सुधार आंदोलन आते हैं, धार्मिक सुधार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, मध्यकालीन भारत में। लेकिन अभी यहां पर सिख सुधार को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे बौद्ध धर्म में, जैसे जैन धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में, जैसे ईसाई में, जैसे इस्लाम में जो विसंगतियां आई, उसी प्रकार से सिख धर्म में भी विसंगतियां आई। तो जब सिख धर्म में विसंगतियां आई तो कुछ लोग जो सिख सुधारवादी थे वो पश्चिम के प्रगतिशील विचार को, और जिसको बोल सकते हैं कि तर्कवाद जो है, उसको अपना करके इन विसंगतियों को दूर करना चाहते थे। तो बेसिकली इसको दूर करने के लिए वही कुछ आंदोलन चलाए गए, जिसमें पश्चिमी तर्कवाद, जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर तर्कवाद के साथ साथ जो प्रगतिशील विचार हैं, प्रगतिशील जो विचार हैं, उसको अपनाने का यहां पे प्रयास किया गया। और उसके माध्यम से, इनके माध्यम से क्या किया गया? इसके माध्यम से सुधार लाने का प्रयास किया गया। किसमें? सिख धर्म में। ठीक है, तो अब कुछ यहां पर छोटे छोटे आंदोलन देखने को मिलते हैं। इस पर हम पहले भी कुछ चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। इस दिशा में सबसे पहले प्रयास को अगर हम थोड़ा सा खंगालना चाहें तो आपको दयाल साहिब का निरंकारी आंदोलन देखने को मिलेगा। दयाल साहिब जो हैं, उनका निरंकारी आंदोलन, निरंकारी सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? तो दयाल साहब का निरंकारी आंदोलन है, और इस आंदोलन का जो बेसिक उद्देश्य है वो क्या है? वो यही है कि सिख धर्म में जो कह सकते हैं कि अशुद्धियां आ गई थीं, जैसे प्रचलित हिंदू रीति रिवाज और उनकी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करना, ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम निरंकारी आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में क्या समझ में आएगा? प्रचलित हिंदू रीति रिवाज एवं कुरीतियां को दूर करना, इसको रिफॉर्म करना, ये मूल उद्देश्य इस आंदोलन का हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक दूसरा आंदोलन, आप लोगों ने कूका आंदोलन का नाम सुना होगा। कूका आंदोलन, राम सिंह कूका वाला, और इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। ठीक है, तो कूका आंदोलन भी शुरुआती चरण में अगर हम देखें तो यह धार्मिक सुधार आंदोलन ही है। 1840 में भगत जवाहर मल, याद है? भगत
जवाहरमल, इनके द्वारा जो है इस आंदोलन को काफी अच्छी तरीके से लीड किया गया था। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन है धार्मिक आंदोलन के साथ साथ ये जो है आगे चल करके ये धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन जो है वो बन गया था। उस समय की ऐसी डिमांड थी तो ये धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन बन गया। तो बेसिकली शुरुआती तौर पर यह भी सिख धर्म में सुधार की बात करता है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस आंदोलन आपको सिख धर्म सुधार में मिलेगा, नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन नामधारी मूवमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो नामधारी आंदोलन भी सिख सुधार से ही संबंधित है। इसमें आप लोगों ने बाबा राम सिंह का नाम सुना होगा। बाबा राम सिंह शायद हमको जहां तक याद आ रहा है इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और बाबा राम सिंह के एक शिष्य थे जिनका नाम था बालक सिंह। ये दो लोग जो हैं क्या हैं, इसके रिफॉर्मर्स में से एक हैं, बालक सिंह और बाबा राम सिंह। ये रामधारी आंदोलन से जुड़े हुए। इन लोगों ने मूर्ति पूजा और जिसको बोलते हैं वृक्ष पूजा और जो मज़ार वगैरह होती हैं या फिर दरगाह वगैरह होती हैं ये पूजा, इसके अलावा गोमांस, इन सब चीज़ों का विरोध किया है। गोमांस भक्षण जो है इसके विरोधी हुआ करते थे लोग। और बेसिकली इस आंदोलन का जो मूल रूप है वो जो सिखिज्म है उसमें रिफॉर्म लाने के साथ साथ कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, उनमें समानता का व्यवहार लाना, पुनर्विवाह के लिए कार्य करना। ये सब काम जो है नामधारी आंदोलन ने किया है। बेसिकली नामधारी आंदोलन के जो लोग हुआ करते थे ये श्वेत पगड़ी पहनते थे, श्वेत पगड़ी और श्वेत वस्त्र इसको पहन के अपने रिफॉर्म्स को चलाया करते थे। 19वीं सदी में माने 1875 के आसपास, 73 के आसपास खालसा दीवान नामक संस्था के माध्यम से ये अमृतसर में इसका प्रचार जो है बहुत ज्यादा हुआ। तो खालसा दीवान जो है ये शुरू होता है, खालसा दीवान 1873 में अमृतसर से इसका जो है आंदोलन शुरू होता है। और जैसे कि मैंने दूसरे रिफॉर्म्स के बारे में बताया आपको, जैसे यहां पर दूसरे रिफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, ये कुका आंदोलन है, दयाल साहिब का निरंकारी आंदोलन है, उसी तरीके से आपको खालसा दीवान आंदोलन भी देखने को मिलेगा जो कि सिख धर्म सुधार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम खालसा दीवान कह सकते हैं अमृतसर से जो शुरू हुआ है इस आंदोलन की बात करें तो इसकी दो फील्ड्स के ऊपर हमको नजर रखनी है। खालसा दीवान दो क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है। इसमें से एक तो यह है कि जो सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कराया जाए। सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए, ठीक है। तो सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान जो है उसके लिए जो भी कार्य कर सकते हैं, उसके लिए ज्ञान कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, जो भी, उसके लिए एक उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना। मैंने शुरुआत में मैंने बताया कि ये रिफॉर्म जो है ये वेस्टर्न और जो प्राचीन सिख ज्ञान है उसका मिक्सचर तैयार करने का प्रयास करता है। और दूसरा काम यहां पर यह है कि जो दूसरे प्रमुख खालसा दीवान के अगर हम रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो सिख धर्म का जो हित है उसको नुकसान पहुंचाने का कुछ लोग कार्य कर रहे थे, जिनमें से खास तौर पे ईसाई मिशनरियों का नाम लेते हैं। तो ईसाई मिशनरी और जो दूसरे हिंदू रीति रिवाज जिनके माध्यम से सिख धर्म जो है प्रभावित हो रहा है निगेटिवली, रूढ़िवादिता जो है, तो इसके खिलाफ जो है संघर्ष करना।
इसके खिलाफ जो है क्या करना, संघर्ष करना, ये दूसरा उद्देश्य है खालसा दीवान का। और खालसा दीवान अपने उद्देश्यों को प्राप्त भी करता है। और पहला जो उद्देश्य है जिसमें हम आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, सिखों को आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा मिल सके, इसके लिए इस सभा ने, ये खालसा दीवान या खालसा दीवान सभा जो है, इसने जो है हम कह सकते हैं कि एक पूरे पंजाब में खालसा स्कूल्स की एक कह सकते हैं कि ब्रांचेज ही ब्रांचेज जो है वो खोलनी शुरू कर दी। तो पंजाब में खालसा स्कूल जो है वो एस्टैब्लिश करने में इनका प्रमुख योगदान है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक तो मैंने बताया कि खालसा विद्यालय जो है, खालसा स्कूल स्थापित हो रहे हैं इनके माध्यम से, एक तो काम ये हो रहा है। दूसरा जो रिफॉर्म की बात हम कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही तीव्र गति या तीव्रगामी जो है एक आंदोलन शुरू किया गया जिसका इंपैक्ट बहुत तेजी से हुआ। उसको बोला गया अकाली आंदोलन। इन लोगों ने अकाली आंदोलन की जो है वो शुरुआत करी। अकाली आंदोलन को आप अकाली लहर भी कह सकते हैं। अकाली लहर या अकाली आंदोलन, यानी कि बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, द्रुत गति से सुधार इसमें किए गए, रिफॉर्म किए गए। अब इसमें रिफॉर्म किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी ईसाई मिशनरी या जो दूसरे हिंदू रीति रिवाज हैं उससे प्रभावित हो रहा था सिख धर्म, और प्रभावित होकर के जो तमाम सारे सिख जैसे गुरुद्वारे हैं, तो गुरुद्वारे के जो सिख महंत वगैरह हुआ करते थे भ्रष्ट हो चुके थे। तो इन भ्रष्ट महंतों के खिलाफ गुरुद्वारों को रिफॉर्म करने का काम भी इसने किया है। और फाइनली रिफॉर्म करते हुए जो भी गुरुद्वारे हैं उसका नियंत्रण एक समिति के हाथों में लिया गया, और उस समिति का नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इसके द्वारा किया गया। ये जो कमेटी है इसका गठन जो है, ये अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि किसी एक ने इस तरह से कर दिया, इसका भी पूरा निर्वाचन, मतलब निर्वाचित समिति थी ये, तो निर्वाचित करके एक समिति का गठन किया गया था। और अब जो कंट्रोल है सारा का सारा गुरुद्वारों का वो इन्हीं के नियंत्रण में, इन्हीं के हाथों में आ गया। 1922 में इसमें एक विशेष रिफॉर्म हुआ। 1922 में 1922 में एक विशेष इस स्थिति में सुधार हमको देखने को मिलता है, जिसमें जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है वो पारित किया गया। सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया, और सिख गुरुद्वारा एक्ट को पारित करके जो इस तरीके के भ्रष्ट महंत थे उनसे जो है छुटकारा पाने में सफलता हासिल की गई। आगे चल करके 1925 में इसको जो है 1925 में इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया। ये 1925 में इसको संशोधित भी किया गया। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे सिख सुधार हुए, सिख रिफॉर्म्स हुए। इसी तरीके से हम पारसी सुधारों के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम जरा पारसी सुधार के ऊपर भी कर लें। पारसी सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, पारसी धर्म है जो, उसमें भी कुछ विसंगतियां आई। और जब हम पारसी सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें एक संस्था का नाम याद रखेंगे। यह संस्था है रहनुमाई माजदाया स्नान। रहनुमाई माजदाया स्नान, ये एक पारसी संस्था है जिसके माध्यम से पारसी रिफॉर्म जो है वो किया गया। 1851 में 1851 में इस संस्था को कुछ प्रसिद्ध पारसी रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है आप दादा भाई नौरोजी का याद कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष।
तो ये पारसी थे और इनके कुछ दूसरे सहयोगी भी थे, जिसमें नौरोजी फरदोंजी का नाम आप याद रखेंगे। नौरोजी फरदोंजी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। इनका भी सहयोग इसमें रहा है। मतलब बेसिकली हम देख सकते हैं कि इनका महत्वपूर्ण योगदान है इस संस्थान के एस्टेब्लिशमेंट में, इस संस्थान के स्थापना में। जेबी वाचा, जेबी वाचा, एचएस बंगाली, ये सब प्रमुख नाम हैं जिन्होंने मिलकर के ये जो रहनुमाई आंदोलन जो है इसकी शुरुआत करी है। अब इस आंदोलन का भी वही उद्देश्य है, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार। पारसियों की जो रिलीजियस डिक्लाइन था उसको वापस लाना, उस रिलीजियस डिक्लाइन जो है उससे उसको ऊपर उठाना, उदित करना, आगे ले जाना, और जो सामाजिक स्थिति जो है उसका पुनरुत्थान करना, रिफॉर्म करना। पारसी धर्म के प्रति और पारसी धर्म की जो पवित्रता है या पवित्रता जो है या पारसी धर्म का जो बिलीव है उसको रीस्टैब्लिश करना, ये इस संस्था का कह सकते हैं प्रमुख उद्देश्य है। तो बेसिकली ये धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार आंदोलन भी है, समाज सुधार। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम समाज सुधार और धर्म की बात कर रहे हैं तो ये पारसी धर्म और पारसी समाज के बारे में बात हो रही है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस चीज में सुधार लाने के लिए इन्होंने एक पत्रिका भी, इस संस्था की तरफ से एक पत्रिका भी निकाली गई। तमाम सारे जो संदेश हैं सिख धर्म के, तमाम सारे जो सिद्धांत हैं, निर्देश जो हैं, उसका उसमें वर्णन किया गया। और यह पत्रिका गुजराती भाषा में आई। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। तो गुजराती भाषा में इन लोगों के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई जो कि एक साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे? रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार को हम समाजवादी के नाम से या फिर सत्यवादी के नाम से भी जान सकते हैं। सत्यवादी, इसी को हिंदी में आप सत्यवादी कह सकते हैं। रास्त गोफ्तार। वास्तविक सत्यता क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक पवित्रता क्या है इस धर्म की, इस चीज के जो थ्योरीज हैं उसको इसमें प्रतिपादित किया गया था। तो ये चीज है। इसमें यह भी बिलीव किया गया कि जो पारसी धर्म है, कर्मकांड, स्त्रियों की दशा, इन सब चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारने के लिए इसके प्रयास किए जा सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में इसमें लिखा गया। और इस सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस सुधार आंदोलन ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। बेसिकली पर्दा प्रथा वगैरह जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था वो उसको समाप्त किया है। इसका दो योगदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, पर्दा प्रथा समाप्त करना, पर्दा प्रथा समाप्त करना, और दूसरा बाल विवाह। बाल विवाह और बाल विवाह समाप्त करने के लिए विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि जो है करिए। ठीक है, तो बाल विवाह के ऊपर भी इस दिशा में यहां पर काम किए गए। तो इसमें दो नाम आप और जोड़ सकते हैं। एक नाम के.आर. कामा का जोड़ सकते हैं, के.आर. कामा, के.आर. कामा। तो के.आर. कामा कौन है? ये भी पारसी सुधार आंदोलन करता है, आंदोलन करता। तो आप इनको जो है पारसी रिफॉर्मर के तौर पर एक नाम के.आर. कामा का याद कर सकते हैं, और दूसरा नाम है वी.एस. मालाबारी, वी.एस. मालाबारी का। और ये वी.एस. मालाबारी का नाम भी काफी ज्यादा फेमस है। उसका भी एक विशेष कारण है। 1891 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और आंदोलन चला करके एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये जो है पारित करवाया, पारित करवाया। तो
एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है, जो पारित उन्होंने करवाया है, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करा करके जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 12 साल से कम नहीं होनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया है। प्रतिबंध इस चीज पर नहीं लगा 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इस बात पर प्रतिबंध लगाया कि 12 वर्ष से कम जो उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है वो प्रतिबंधित होगी। 1891 में एक्ट पास करवाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह क्या रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा, प्रतिबंधित होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वीएस मालाबारी जो हैं ये भी पारसी समाज सुधारक हैं, पारसी समाज सुधारक हैं, सुधारक, ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और चूंकि पारसी समाज सुधारक हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो इसलिए इनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये पारसी धर्म सुधार के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। तो आज हम लोगों ने 3 चीजों पर चर्चा करी है। ये 3 चीजें, एक तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर चर्चा करी, दूसरा मैंने पारसी रिफॉर्म, और तीसरा सिख रिफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर चर्चा करी। इन तीनों के बारे में आप ठीक तरीके से पढ़िएगा, कुछ और अच्छी सी जानकारी बटोरिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसका उत्तर हम आप तक पहुंचा सकें। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। इस लेक्चर का PDF आप इस टेलीग्राम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, और अपने विचारों का आदान प्रदान सोशल मीडिया पर हमें वीरत दुबे 01 नाम से सर्च करके कर सकते हैं। जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 22 अप्रैल से ये बैच शुरू होने वाला है, बैच नंबर 4 है। शाम को 4 बजे इसमें क्लासेस चलेंगी। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और आपको तब ये बैच 18,999 में आसानी से प्राप्त हो पाएगा। ये 2 स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और स्टडी IQ पर आप मेल भी कर सकते हैं virat.dube@studiiq.com पर। ठीक है, साथ ही आप विरत दुबे 01 नाम से हमें कहीं पर भी सर्च करते हैं। तो चलिए आज हम आपसे करते हैं अलविदा, कल फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।